नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आई होप आप इन्हें शेयर भी कर रहे होंगे। दूसरी बात, आपके बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं कि जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं देशों की शासन प्रणालियों से संबंधित, देशों की व्यवस्थापिका कार्यपालिका जिसमें आपका फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका विशेषतया, इनके ऊपर आप वीडियो नोट दीजिए। तो जी बिल्कुल आपके लिए वीडियो नोट मिल जाएंगे, वन लाइनर फॉर्मेट में ही मिल जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस करके रखें। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे भी ज्वाइन करें ताकि वीडियो डलते मैं उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे छोड़ देता हूँ। जिसको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो वहाँ से उसको देख लेता है, ठीक है ना। तो चलिए आज का ये वीडियो नोट शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से 50 प्रश्न मैं और लेकर आया हूँ। धैर्य बनाकर देखिएगा, जब भी समय मिले तब देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, यह कथन किसका है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ये जॉन सीले का कथन है। इतिहास और राजनीति में ये संबंध बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति के बिना तो इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। जॉन सीले। प्रसिद्ध कथन देखिए, धर्म जनता के लिए अफीम, धर्म जनता के लिए अफीम है। ये किसका है? ये कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स धर्म को जनता के लिए अफीम की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? अफीम की संज्ञा देते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आपने सुन भी रखे होंगे, कुछ पढ़ भी रखे होंगे, कुछ नए भी मिलेंगे आपको। सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। जो आपने पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, नए जो मिलेंगे वो आपके लिए नए रहेंगे, ठीक है। और मतलब मिले जुले रूप में आपके सामने प्रश्न आते रहेंगे। प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित ना रहकर समाज के सदस्यों में निहित रहती है। लॉर्ड ब्राइस ये बात किस शासन प्रणाली के लिए कह रहे हैं? प्रजातंत्र के लिए कह रहे हैं, लोकतंत्र के लिए कह रहे हैं कि इसमें जो शासन की शक्ति है वो एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित नहीं रहती, बल्कि किस में रहती है? समाज के सदस्यों में निहित रहती है। लॉर्ड ब्राइस प्रजातंत्र में शक्ति किस में निहित बताते हैं? समाज के सदस्यों में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति ने मानव जाति को दुख और सुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। ये तो आपने अच्छे से रट रखा होगा कि सुख और दुख दो स्वामी है। ये किसने बताया? जेरेमी बेंथम ने। नेक्स्ट देखिए, कला और विज्ञान के विकास ने मानव जीवन को खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, ऐसे कह सकते हैं। ये किसने कहा? रूसो ने। रूसो कहते हैं कला और विज्ञान का जिस तरीके से विकास हुआ है इसने मानव जीवन को बिगाड़ के रख दिया, मानव जीवन को खराब कर दिया। ये कथन है रूसो का। अरविंद घोष की प्रमुख पुस्तकें या प्रमुख रचनाओं की हम बात करें यहाँ पर, किसकी? अरविंद घोष की। द लाइफ डिवाइन, ठीक है, एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, द सुपरमैन, डिफरेंस ऑफ इंडियन कल्चर। किसकी किताबों की बात कर रहे हैं हम? पुस्तकों में आपको पता है प्रश्न आएंगे, मिलान प्रश्नों में भी आ सकते हैं, एबेसैडे में भी आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से अरविंद घोष की कौन सी रचना नहीं है, निम्न में से अरविंद घोष की कौन कौन सी रचनाएं हैं, सही कूट का चयन कीजिए। तो मैक्सिमम रचनाओं को आप ध्यान में रख लीजिए, प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ जाती है। एग्री हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी की अभी, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरविंद घोष की रचनाएं फिर से देख लीजिए। द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, द सुपरमैन, डिफरेंस ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखिए, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। ये किसकी है? आइजिया बर्लिन की किताब है। कौन सी किताब है ये? टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट देखिए, रूसो की प्रमुख रचनाएं। देखिए, अभी मैंने अरविंद घोष की बताई, अब मैं रूसो की बता रहा हूँ। ऐसे आने वाली वीडियोस में मैं हर विचारक की रचनाएं, उनसे विशेष तथ्य आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आपका क्या हो रहा है? पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन भी हो रहा है, हर टॉपिक पे आपका ध्यान भी जा रहा है, कहाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है हमें अपने नोट्स में ध्यान दे लेना चाहिए। रूसो की प्रमुख रचनाएँ हैं दोस्तों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, ठीक है, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये किसकी किताब है? किसकी रचनाएं हैं? रूसो की, ठीक है। ये किसकी किताबें हैं? रूसो की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन ऑन इक्वलिटी एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट देखिए,
प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये किसकी है दोस्तों? जेरेमी बेंथम की। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा किस तारीख को हुई थी? आपको पता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, तो इसी दिन सन ध्यान में रख लीजिए 1948। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा हुई थी। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को और 10 दिसंबर 1948 को घोषणा हुई थी। ओके। कौटिल्य के द्वारा विदेश संबंधों के संचालन में कितनी प्रकार की नीतियों का यहाँ पे उन्होंने वर्णन क्या किया था? वर्णन, कितनी प्रकार की नीतियों का वर्णन किया था अपने लेख में? तो यहाँ पे 6 प्रकार की विदेश नीतियाँ संचालन में वो बताते हैं, जिसमें है पद हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधिभाव। इनमें से पूछा जा सकता है कौन सा कौटिल्य की विदेश संबंधों की संचालन नीति में निहित नहीं है? तो आपको निहित है पता होना चाहिए, नहीं है कौन कौन है ये आप प्रश्न आराम से हल कर लेंगे। तो संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधिभाव, ये 6 पद ध्यान में रखिएगा कौटिल्य की विदेश नीति के संचालन में महत्वपूर्ण पद। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आणविक समाज की अवधारणा, एटॉमिक, आणविक मतलब एटम से लिया गया है ना। आणविक समाज की अवधारणा किस राजनीतिक विचारक में पाई जाती है? तो थॉमस हॉब्स के विचारों में आणविक समाज की अवधारणा पाई जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक सोसाइटी, परमाणु से उत्पत्ति, ठीक है, मूल, तो ये आपको होता है ना। आणविक समाज की अवधारणा किसके विचारों में मिलती है? थॉमस हॉब्स में। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान को आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 घ। किसके विकास की धारणा भौतिक विकास से संबंधित ना होकर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित थी? तो इसे गांधी मॉडल भी कह सकते हैं। महात्मा गांधी के विकास की जो धारणा है ये भौतिक विकास से संबंधित ना होकर व्यक्ति के किस विकास पर जोर देती है? सर्वांगीण विकास पर जोर देती है महात्मा गांधी या गांधी मॉडल। ठीक है साहब। नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न आपके लिए ये भी बन जाता है। लोक लेखा समिति से मान लो आपके 2-3 ऑप्शन आ गए कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको उसके जो सदस्य संख्या है वो ध्यान में रहनी चाहिए। और लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। यह कथन किसका है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? लास्की राज्य के लिए उद्देश्य में स्वतंत्रता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं और समानता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वतंत्रता भी और समानता भी राज्य के उद्देश्य में महत्वपूर्ण है। कौन कहते हैं? लास्की। नेक्स्ट देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हर धर्म को समान सुरक्षा प्राप्त है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये समान है। ठीक है, हर धर्म को समान सुरक्षा प्राप्त है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सम्मान भी है। हर धर्म का यहाँ पे सम्मान है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षीय की व्यवस्था से संबंधित देश है दोस्तों फ्रांस आपके सिलेबस में भी है, प्रश्न डालना वाजिब है। फ्रांस का संविधान एक तरफ, ये किस लिए है ये समझिए आप। अर्धअध्यक्षीय, फ्रांस का संविधान एक तरफ कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाकर संसदात्मक प्रणाली ढांचा प्रदर्शित करता है। कैसे? कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया तो संसदात्मक प्रणाली दिख गई, है ना। दूसरी तरफ अनेक उपबंधों के द्वारा अनेक उपबंधों की रचना से कार्यपालिका को संसद से उन्मुक्त करके शक्तिशाली बनाता है। तो फिर ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी। इसलिए ये संसदीय और अध्यक्षीय, तो इसलिए इसको कह दिया अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली। किसकी? फ्रांस की। तो अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था से संबंधित देश कौन सा है? फ्रांस है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संसदात्मक सरकार ऐसी सरकार होती है जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है।
ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द्वितीय व्यवस्था का होना किस प्रकार की शासन प्रणाली की सफलता के लिए एक आदर्श स्थिति मानी जाती है? तो ये है संसदीय शासन प्रणाली। द्वितीय व्यवस्था का होना किस प्रकार की शासन प्रणाली की सफलता के लिए एक आदर्श स्थिति मानी जाती है? वो है संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट देखिए, शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण में संतुलन से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक वन लाइनर प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि बस लिख दिया, आपको समझ में भी आना चाहिए। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का ही नया रूप है। ठीक है साहब, इससे सरकार के जो अंग हैं उनको इस प्रकार संबंधित कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे कोई भी अंग एक दूसरे पर ज़्यादा हावी ना हो सके और अपने आप में इतना स्वतंत्र भी ना हो सके वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए वास्तविक खतरा बनकर उभर जाए। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन, इसको आप अमेरिकी व्यवस्था के संबंधित समझ सकते हैं। देखिए, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण जो पहले दिया गया था उसका ही एक नया रूप है, जिसमें कहा गया कि भाई सरकार के जो अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनको इस प्रकार से संबंधित बनाया जाए, एक दूसरे में ऐसे इनको स्टेप टू स्टेप सेट किया जाए कि ना तो एक दूसरे पर ये ज़्यादा हावी हो सके, ना ही ये इतने स्वतंत्र हो सके कि व्यक्तियों की, नागरिकों की स्वतंत्रता का ही वास्तविक खतरा बनकर उभर जाए। यही है शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन। नेक्स्ट देखिए, यह कथन किसका है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया? रैमजी मेयर। रैमजी मेयर कहते हैं कि मंत्रिमंडल की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि संसद की शक्ति और सम्मान बहुत कम हो रहा है, घट गया है। ये कौन कहते हैं? रैमजी मेयर। मंत्रिमंडल की तानाशाही वर्ड आते ही आप समझ जाना, यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा, रैमजी मेयर। ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र में व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी का एक प्रमुख कारण क्या है? कार्यपालिका के प्रभाव में वृद्धि। आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो संसद है, जो व्यवस्थापिका है, उसकी भूमिका में लगातार गिरावट आ रही है, कमी हो रही है, क्योंकि जो कार्यपालिका है उसने अपने इतने सारे अधिकार, इतने सारे कार्य अपने अंतर्गत ले लिए, इतने सारे फैसले अपने अंतर्गत ले लिए कि कार्यपालिका के प्रभाव में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यही कारण है कि व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी हो रही है। वह विचारक जो संप्रभुता को सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित करता है वो है बोंदा, जीन बोंदा। ये संप्रभुता का जो विचार है उसे सर्वोच्च सिद्धांत, सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित करते हैं बोंदा। टी.एच. ग्रीन के अनुसार वह 3 बुराइयां जिनका उन्मूलन करना चाहिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ये प्रश्न बहुत सरल भी है और क्या कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान में रखिएगा, ग्रीन ने 3 बुराइयां बताई: अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी। अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी, इनको हटाना चाहिए, इनका उन्मूलन करना चाहिए। यदि हमें क्या करना चाहिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो इन 3 जो बुराइयां हैं इनको हटाओ। कौन कहते हैं? ग्रीन। अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी। आधुनिक राजनीति विज्ञान का सूत्रपात करने वाली चार्ल्स मेरियम की प्रमुख कृति है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। यह कथन किसका है कि गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता के बारे में कहते हैं कि दोस्तों ये एक विचार है, ये एक वास्तविकता है, ये एक आंदोलन है, इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। 1971 के समय भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को भयभीत करने के लिए, भारत को देखिए डराने के लिए, बंगाल की खाड़ी में 7वां सैनिक बेड़ा, समुद्री बेड़ा भेजने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। 1971 में भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा था उसमें अमेरिका ने भारत को पीछे हटने के लिए, भारत को डराने के लिए 7वां बेड़ा समुद्र में भेजा था। नेक्स्ट देखिए,
भारत की आर्थिक नीति 1991 किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसे हम एलपीजी कहते हैं ना। तो उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी कह देते हैं 1991 की भारत की आर्थिक नीति। नाटो की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुई। संधि कौन सी थी? तो ब्रुसेल संधि थी। किसके द्वारा? अमेरिका देश के द्वारा। क्या बनाया गया? एक सैनिक संगठन बनाया गया जिसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रश्न में 4 प्रश्न क्लियर हुए कि नहीं हुए? इसी बात पर यदि आप भी चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं, तो दोस्तों लाइक तो कर दीजिए यार, लाइक बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। कुछ काम की चीज़ें पोस्ट हो रही है ना, आपसे कुछ लिया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, आपके सामने परोसा जा रहा है, एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ दिया जा रहा है। 31वां देखिए, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन जिसमें जानबूझकर किसी राजनीतिक हित के लाभ या नुकसान के लिए परिसीमन मतलब सीमा, ठीक है, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, वह विधि कहलाती है गेरीमेंडरिंग। जेरीमेंडरिंग भी लिखा आता है कई जगह, गेरीमेंडरिंग भी लिखा आता है। ये कहाँ पर प्रचलित है? ये यूएसए में प्रचलित है, ठीक है। अपने राजनीतिक हित के लिए अपने जो राज्य का परिसीमन है उसको बढ़ा दिया घटा दिया जाता है। लॉग रोलिंग व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए दोस्तों, जिस देश में अध्यक्षीय व्यवस्था होती है, मतलब अमेरिका की बात करें कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ निजी लाभ के लिए धन का अपव्यय तथा वर्ग हितों वाले बिलों को पारित करने के लिए एक दूसरे की मदद लेने की व्यवस्था जो होती है वो लॉग रोलिंग होती है। अध्यक्षीय व्यवस्था में ये पाई जाती है लॉग रोलिंग, जिसमें निजी लाभ के लिए धन का अपव्यय तथा हितों वाले बिलों को पारित करने के लिए एक दूसरे की मदद लेने वाली जो व्यवस्था होती है वो लॉग रोलिंग कहलाती है। रूसो के अनुसार सच्चा लोकतंत्र है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। रूसो ने सच्चा लोकतंत्र किसे माना? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र माना। एक लाइन का प्रश्न है, ध्यान में रहना चाहिए। यह कथन किसका है कि 20वीं सदी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सह मिलन की सदी है? ला पालोम्बारा। ला पालोम्बारा, ला पालोम्बारा क्या कहते हैं कि 20वीं सदी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सह मिलन की सदी है। ओके। दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार की संज्ञा देने वाले विद्वान है डी लम्बर्ट। कौन है? डी लम्बर्ट। क्या कहते हैं? दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार की संज्ञा देते हैं। 35 हो गए ना, 50 तक चलेंगे दोस्तों, बीच में छोड़ के मत जाना। मैकियावेली के बारे में यह कौन कहता है कि मैकियावेली बुराई का शिक्षक है? लियो स्ट्रॉस। मैकियावेली को बुराई का शिक्षक कौन कहते हैं? लियो स्ट्रॉस। राष्ट्रीय हित के बारे में, किसके बारे में? राष्ट्रीय हित के बारे में यह किसने कहा कि राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त करना चाहते हैं और सुरक्षित रखना चाहते हैं? ये वी डाइक। वी डाइक, डाइक के नाम से ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय हित के बारे में जिसे राज्य क्या करेंगे? पारस्परिक संबंधों से प्राप्त करेंगे और सुरक्षित भी रखना चाहेंगे। कोई भी अपने राष्ट्रीय हित ढीले नहीं करना चाहता। ओके। डेमोक्रेटिक डिस्टेम्पर क्या है? ये शब्दावली ध्यान में रखिए। अमेरिकी लोकतंत्र में आए परिवर्तन को एसपी हंटिंगटन ने डेमोक्रेटिक डिस्टेम्पर की संज्ञा दी। ये 1960 के दशक में आए परिवर्तन को लेकर था। क्या था? डेमोक्रेटिक डिस्टेम्पर। 1960 के दशक में अमेरिकी लोकतंत्र में आए परिवर्तन जिसे हंटिंगटन ने डेमोक्रेटिक डिस्टेम्पर का नाम दिया। व्यवहारवाद के विद्वान आलोचक कौन कौन हैं? देखिए, लियो स्ट्रॉस है, हन्ना ओरेंट है और वोगेलिन है। इन्होंने व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। डेविड ईस्टन ने किस संदर्भ में कहा था कि यह एक क्रांति है ना कि प्रक्रिया, विकास है ना कि अनुरक्षण, आगे बढ़ने की ओर एक कदम है ना कि पीछे हटने की ओर प्रवृत्ति? उत्तर व्यवहारवाद। आप सभी को पता है कि भाई व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी ना, उसको ही सुधारात्मक रूप में उत्तर व्यवहारवाद आया था। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरुद्ध क्रांति नहीं थी, इसको विरुद्ध मत समझिए आप, इसको उसके विकास के क्रम में अगला स्टेप समझिए। इसका भी डेविड ईस्टन ने ही किया था। डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवाद दिया, डेविड ईस्टन ने ही फिर उत्तर व्यवहारवाद दिया, बोला उसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है। फिर जो कर्म व प्रासंगिकता वाला सिद्धांत जो है उत्तर व्यवहारवाद में आया। तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में ही डेविड ईस्टन ने कहा है कि यह एक क्रांति है ना कि प्रक्रिया, विकास है ना कि अनुरक्षण, यह आगे बढ़ने की ओर कदम है ना कि पीछे हटने की ओर प्रवृत्ति, ठीक है। 41वां देखिए,
वह विद्वान कौन है जिन्होंने न्यायाधीशों को जजेज एंड कंपनी कहकर पुकारा और यह भी कहा कि हमारे कानून न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। बेंथम कहते रहे वकीलों, तुम सब वकीलों ने खुद के लिए बढ़िया व्यवस्था कर ली। मतलब बेंथम कहते हैं कि न्यायाधीशों को जजेज और कंपनी कह दिया और कानून जो है वो न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। ये किसने कहा? बेंथम ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अस्पृश्यों की समस्याओं के लिए मराठी भाषा में निकाला गया समाचार पत्र है मूक नायक। पहली बात, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अस्पृश्यों की समस्या का इसमें बताया गया। ठीक है। दूसरा, मूक नायक किस भाषा में था? तो भैया मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। किसका था? अंबेडकर का। यह कथन किसका है कि सुख का परिणाम बराबर होने से पुष्पिन खेलना भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ? बेंथम। ओके, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये है J.S. मिल। संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये किसने कहा? J.S. मिल ने। नेक्स्ट देखिए, अतिवाद से बचते हुए स्वर्णिम मध्य या मध्यमान का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं अरस्तु। अतिवादिता से बचने के लिए अरस्तु स्वर्णिम मध्य या मध्यमान का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माइकल ऑक्सफोर्ड के द्वारा हॉब्स की किस पुस्तक को राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ रचना या संभवतः एकमात्र रचना कहा गया? लेवियाथन। माइकल ऑक्सफोर्ड ने हॉब्स की एक रचना है लेवियाथन, इसको क्या कहा? सर्वश्रेष्ठ रचना या संभवतः एकमात्र श्रेष्ठ रचना। ठीक है, राजनीतिक दर्शन की ऑक्सफोर्ड ने कहा। डेविड एप्टर के अनुसार लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के कार्य हैं हितों का प्रतिनिधित्व करना, पदों पर भर्ती करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना। ये राजनीतिक दलों के कार्य हैं और भी अन्य कार्य हैं। 48वां देखिए, औद्योगिक लोकतंत्र का शब्द प्रतिपादित करने वाले विद्वान हैं सिडनी वेब और बीट्रिस वेब। औद्योगिक लोकतंत्र शब्द का प्रतिपादन करते हैं। 49, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी चौखंबा राज्य में विश्व सरकार को किस स्तंभ के रूप में जोड़ना चाहते थे? 5वें स्तंभ के रूप में। चौखंबा सिद्धांत आपको पता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। तो ये विश्व सरकार को 5वें स्तंभ के रूप में जोड़ना चाहते थे। लास्ट प्रश्न देखिए इस वीडियो नोट का, अति बहुलवाद या हाइपर प्लूरलिज्म से आप क्या समझते हैं? जब किसी भी सरकार में बहुत सारे समूह प्रतिनिधित्व करने लगे और उनमें कोई समूह दूसरे समूह पर हावी होने लगे तो इस व्यवस्था को अति बहुलवादी व्यवस्था या हाइपर प्लूरलिज्म कहकर पुकारते हैं। ये है अति बहुलवाद। क्या है? अति बहुलवाद। तो दोस्तों, आपसे मैंने इस वीडियो नोट में 50 वन लाइनर प्रश्नों के साथ में डिस्कस किया तो कम से कम इनकी संख्या 60 हो जाती है। ठीक है, मेरी इस बात पे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बात ये है कि मैं आपके लिए वीडियो नोट दे रहा हूँ, आप इन्हें कितना तो शेयर कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। आप इसे लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये आपके ऊपर है। कोई आप सुझाव पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ये सब आपके ऊपर है। मेरा काम है वीडियो पोस्ट करना, इसे फैलाना ना फैलाना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना पहुंचाना, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। आपके कमेंट्स करते रहिएगा और मैं उन पर लगातार काम करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट।